नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में पिछले दिनों सूखे को लेकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर भी विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। विपक्ष सूखे को लेकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करता रहा। राज्य में किसान परेशान हैं। जहां धान की रोपाई होनी चाहिए थी, खेतों में धूल उड़ रहे हैं। कहीं कहीं छोटे धान के पौधे जलकर मुरझा भी गए हैं। खरीफ फसल खराब हो रही है। लगभग 25 जिलों के 214 प्रखंडों में हालात बदतर हैं। किसान डरकर फसल नहीं लगाना चाहते। सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए सरकार अपनी ठोस कार्रवाई, अनुदानों की बात कर रही है। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। अब सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाना चाह रही है। केंद्र सरकार ने भी अन्नदाता को ऊर्जादाता कहा, लेकिन अन्नदाता इतने निराश हैं कि ऊर्जा कहां से लाएं, कहां से देशवासियों को वो ऊर्जा दे। बड़ा सवाल यही है कि हमारे पास सूखे से निपटने के लिए क्या कोई नीति है, कोई मुकम्मल व्यवस्था है, या फिर रोना और प्रकृति की कृपा पर निर्भर रहना है। ये हमारी नियति है। बहरहाल, सूखे पर जमीनी हालत के लिए विभिन्न इलाकों के ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इसको लेकर अपने खास पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पटना से ये खास रिपोर्ट। देर से सही बिहार में हल्की फुहार के साथ मानसून ने जब दस्तक दी तो लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में व्याप्त जल संकट से निजात मिलेगी, लेकिन मौसम की एकाएक बेरुखी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नतीजतन किसानों के कृषि कार्य तो ठप हैं, लोगों के सामने पेयजल संकट भी गहरा गया है। फसल बीमा योजना के नाम पर हमारे प्रखंडों में, पूरे बिहार के किसानों के पंचायत में, किसी ब्लॉक में अगर 19 पंचायत का ब्लॉक है, वहां पर आप 10 पंचायत को उसका फायदा दे रहे हैं और 9 पंचायत को आप नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कृषि विभाग त्राहिमाम है। जहां भी जाइए जल संकट है। कहीं भी जो है पटवन के लिए कहीं नलकूप नहीं है, नलकूप सब मृत पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को समझते हुए विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष ने न केवल कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को मामले की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, वही मांग नहीं माने जाने पर सदन में हंगामा कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। सरकार झूठ मूठ के कागज पत्र पर पता कि इतना पानी दे दिए, कर दिए, अनुदान दे दिए। अभी मोबाइल को हम लोग फैमिली में के अंदर, विधानसभा परिषद के अंदर, बाहर भी विधानसभा में इस समस्या से जुड़े एक सवाल के जवाब में लघु सिंचाई मंत्री ने सरकार के गंभीर होने की बात कही और राज्य में सभी 4000 से अधिक आहार पैन की उड़ाही और स्टेट ट्यूबवेल को चालू कराने का फैसला लिए जाने की बात कही। जो बंद पड़े हुए हैं 10,240 राजकीय नलकूप है, उसमें 4900 को हम लोगों ने चालू किया है और पूरे राजकीय नलकूप को हम लोगों ने ग्राम पंचायत को दे दिया है और उसकी मरम्मती की राशि भी पत्रकार जी वहाँ जा रही है। वहीं जल संसाधन मंत्री ने स्वीकार किया कि स्थिति गंभीर है और उत्पन्न समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है। सहारा समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। ये तो हुई सदन की रिपोर्ट, जहां राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपके सामने थी और सरकार की अपनी योजनाएं क्या है, किस तरह से काम कर रही है, उसका जवाब था। बहरहाल, अब हम आपको लिए चलते हैं भागलपुर, जहां से एक रिपोर्ट और समझते हैं कि सरकारों ने कृषि को लेकर पिछले 2 दशक से क्या कुछ करने की कोशिश की, क्या योजनाएं हैं और किसान का क्या वो सोचते हैं। आद्रा नक्षत्र बीत गया, उसके पहले उसके बाद रोहिणिया नक्षत्र बीत गया, ये मृगशिरा नक्षत्र चल रहा है और जो हालात है कमोबेश, वो कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि बारिश की वजह से किसानों को आसानी हो रही है, खासकर जो पैडी है, धान है, उसके उत्पादन।
बिहार में कृषि रोडमैप की शुरुआत सन 2008 से है। 2012-2017 में भी कृषि रोडमैप तैयार किया गया। 2022 तक का रोडमैप 1.54 लाख करोड़ रुपए की बजट के साथ तैयार है। कृषि बहुल राज्य बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय और कई कृषि कॉलेज अलग अलग इलाकों में हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये कृषि अनुसंधान के नाम पर खर्च भी हो रहे हैं। बावजूद इसके साल दर साल सूखे की मार से किसान पस्त हो रहे हैं। धान बीज है, क्या करेगा? बुनेंगे। रोहिणिया नक्षत्र तो खत्म हो गया तो क्या करेंगे? ये ट्रैक्टर खत्म हो गया। पानी नहीं आशा देखते थे खत्म हो गया। तो कैसे बीज ले आके क्या करिएगा? इससे मशीन से पैक करके बुनेंगे। मशीन से धान हो जाएगा? नहीं होगा तो जब तक संभालेंगे नहीं तो मरेगा। बोरिंग घास जहाँ तक संभालेंगे वहाँ तक समझेगा। हाँ। और नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? क्या करिएगा? जो किसान का खेला है वही करेंगे और क्या। ये तो जुआ है हमरा सबका। और खुद धान गल गया तो कुछ नहीं हो दिया तो जहाँ तक सांस है वहाँ तक काम तो करेंगे जरूर। सैकड़ों ताल तलैया, दर्जनों डैम और जलाशय सूखे पड़े हैं, जबकि हिमालय की तराई वाले बिहार में कई सदाबहार नदियां भी बहती हैं। 2005 से लगातार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मसले पर चिंतित भी होते रहे हैं। केंद्र सरकार ने हालिया आम बजट में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का ऐलान भी किया, लेकिन जमीनी सच्चाई वैसी नहीं है। बिहार में सुखाड़ की स्थिति है, उसको लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम ने तमाम डीएम के साथ किया। क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा ये आगे तय होगा, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर यही है कि बिहार को कृषि का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है और केरल के राज्यपाल के समिति में ये फैसला हुआ और आने वाले समय में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार को वो सम्मान भी मिलेगा विधानसभा के लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अनुज कुमार सिंह, सहारा समाचार। हमारे सहयोगी आपको भागलपुर के एक खेत में लेकर चलेंगे और वहां से वो दिखा रहे हैं कि रोपे गए धान के खेतों से किस तरह नमी गायब हो रही है। पौधे हरे हैं मगर खेत सूखे। ऐसे में पौधे कब तक हरे रहेंगे? इस रिपोर्ट को देखकर आप सोचिए कि क्या यहां बेहतर फसल की उम्मीद की जा सकती है। पता है आपको हम कहां बैठे हैं? दरअसल ये धान का खेत है और धान के खेत में बैठने की परंपरा नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि धान के खेत में धान की रोपाई हो गई है लेकिन पानी नहीं है, इसलिए हमको बैठ के बताना पड़ रहा है। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है। बोरिंग जहां भी किसानों ने किया था वो फेल हो चुका है। सरकारी नलकूप जो सरकार ने बनवा रखा था वो दशकों से फेल पड़ा हुआ है। कुछ जगह पे पीपीपी मोड में ठीक कराया जरूर गया है, लेकिन वहां भी वाटर लेयर जा चुका है। जितना भी बिहार का धान उत्पादक इलाका है, नदी के कछार का इलाका है, उत्तर बिहार का इलाका है, दक्षिण बिहार का इलाका है, बहुतायत आबादी के भोजन का आधार चावल है। उत्पादन भी करता है, उसी से उसका घर परिवार भी चलता है। एक तरह से सबके लिए भूखमरी जैसी स्थिति हो सकती है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अनुज कुमार सिवलोचन, भागलपुर। मॉनसून मौन है और हम सुनाना चाहते हैं व्यवस्था को कि देखिए क्या हाल है हमारे मॉनसून का, हमारे किसान का। हमारे साथ इस वक्त सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। पटना से बीजेपी के विधायक वरिष्ठ नेता हैं जीवेश मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। सुदामा राय जी, आप सीपीआईएमएल के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश कुमार आपका। तो सुदामा जी, हम आप ही से जान लें, विपक्ष आवाज तो उठा रहा है। 2008 में कृषि रोड मैप बना था, सरकार की अपनी योजनाएं थी, तमाम काम होते भी रहे, लेकिन साल दर साल खेत में दरार पड़ते जा रहे हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? दरअसल ये जिस समय सूखा का चारों तरफ साया मंडराने लगता है उस समय सरकार का प्रयास शुरू होता है, सरकारी नलकूपों को चालू करने का, लघु सिंचाई के संसाधनों को जीवित करने का।
ये तो बहुत दीर्घकालिक कार्यक्रम है, 24 घंटा चलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन सरकार जो है अन्य दिनों में कान में तेल डाल करके पड़ी रहती है। हम लोग लंबे समय से उठा रहे हैं कि बिहार के सूखे का समाधान सिर्फ और सिर्फ कदवन डैम है, जिसकी आधारशिला 1990 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा जी ने रखा था। उस काम को पूरी तरह से सरकार ने अनदेखा किया। हर साल सोन नदी का 11 लाख से 13 लाख क्यूसेक पानी जो है बह जाता है, यूं ही गंगा नदी में चला जाता है, वहां समुद्र में चला जाता है। अगर कदवन डैम होता तो ये हर साल पानी हमारा वहां रिजर्व रहता इंद्रपुरी जलाशय में, लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है। 4000 से ज्यादा बिहार में जो आहट पैन है सब पर दबंगों का कब्जा है, और 10,000 से जो ज्यादा सरकारी नलकूप हैं उसमें से 80% बंद पड़े हैं। और हर बार हर बजट सेशन में सरकार का यही होता है कि इतने नलकूप बंद पड़े हैं, इतने को चालू किया गया है और इतना जो है चालू किया जाएगा। ये अस्थायी समस्या है बिहार के लिए। अगर सिर्फ कदवन डैम बन जाए माने सोन नदी में, तो हम समझते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को अनाज जो है भरपूर मात्रा में बिहार सप्लाई करेगा और अनाज का कोई ये नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो भूधारी किसान हैं आज खेती की चिंता उनकी नहीं है, इसलिए कि वो बटाई पर खेती लगा रहे हैं। नीतीश जी ने जो 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन किया, उस आयोग ने कहा कि खेती घाटे में जा रही है, इसीलिए भूधारी किसान जो है भूस्वामी हैं अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं। 77% खेती बटाई पर हो रही है। तो जो जमीन के मालिक हैं वो नकदी पैसा लेकर के बटाईदार से चटिया लिए। अगर बिहार में सूखा पड़ेगा तो जमीन के कागज के बल पर सूखे का मुआवजा उनको मिलेगा, डीजल सब्सिडी उनको मिलेगा, बटाईदार किसानों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज बिहार की खेती को बचाने का सवाल, यहाँ के सिंचाई स्रोतों को जिंदा करने का सवाल बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा लिया है और वो लड़ रहे हैं। हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं डैम की, और ये भी मांग कर रहे हैं कि आप 30,000 करोड़ का अगर कृषि बजट पेश कर रहे हैं तो उसमें बटाईदार किसानों का हिस्सा हुआ 23,000 करोड़, लेकिन बटाईदार किसानों को एक पैसा सरकार नहीं देती। इसलिए कि खेती करने का उनके पास प्रमाण ही नहीं है। दोनों अलग अलग बार भी हमने उठाया कि आप बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दीजिए ताकि उन्हें भी खेती का लाभ मिल सके। आपकी भावना सही है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग करके हम चर्चा कर ले। ये बात सही है कि बटाईदारों की अपनी दिक्कतें हैं, उनका अपना एक संघर्ष है जिस पर सरकार को गौर करनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खेतों में दरार पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जीवेश जी खेती किसानी एक जुआ बनकर रह गया है, बावजूद उसके कि सरकार की तमाम नीतियां हैं, सरकार की तमाम नियत सही है, सरकार की तमाम कोशिशें हो रही हैं और सरकार चिंतित भी है। तो फिर हम क्या करें? हर साल का तो यही हाल है। देखिए, पिछले 7-8 वर्षों से एवरेज से कम बरसात पानी हो रहा है बिहार के अंदर। ये मानसून की नियत कहिए या इसकी परिस्थितियां जो भी उत्पन्न हो रहा है, एवरेज से 20% कम बरसात बिहार के अंदर हुआ है। और इस समय बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जल संरक्षण को लेकर के काफी चिंतित हैं। आदरणीय सुदामा जी ने तो परसों तरसों जो कृषि बजट में विधानसभा में भाषण किया है उसका एक पूरा अंश ही आपको सुना दिया। अपितु बहस का मुद्दा कुछ और था, कोई बात नहीं, लेकिन खैर ठीक है। सरकार इतनी चिंतित है कि इसमें पक्ष विपक्ष सबको भूलते हुए 13 तारीख को विस्तारित भवन में सभी विधायकों, सभी पदाधिकारियों का सुझाव मांगा है। एक कार्यशाला उस दिन होगा, इस पर चिंतन किया जाएगा और किस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर सरकार की पूरी रूपरेखा बन चुकी है और बिहार के सभी ब्लॉक में उसको प्रारंभ इसी हफ्ते करने की योजना है। और साथ ही साथ जो बारिश का पानी है उसका समुचित उपयोग कैसे हो, इसके लिए भी सरकार ने रूपरेखा बनाया हुआ है और उसको हम निश्चित रूप से इंप्लीमेंट करेंगे। कुदरत से लड़ने की क्षमता मैं समझता हूं कि किसी में नहीं है संजय जी, लेकिन सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो समस्या उत्पन्न हो रही है
उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसका भरपूर प्रयास कर रही है, चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और उस दिशा में सफल भी हो रही है। जीवेश जी, क्या है ना, ये आप जितनी भी बातें कहे बड़ी अच्छी लगी सुनने में, और सरकार इस ओर प्रयास भी कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अब मानसून दस्तक दे चुका है बिहार में, बारिश ठहर ठहर कर कहीं कहीं हो भी रही है। राजधानी पटना में जलमग्न भी आज हुआ। एनएमसीएच के सर सुन तो लीजिए संजय जी, आप दिल्ली में हैं, आज तो पटना को सर मैं खूब बारिश मिला है सर, और भगवान करे ऐसी बारिश मिल गई। दिल्ली में रहते हुए पटना की जानकारी दे रहा हूं कि एवरेज को हम लोग पार कर जाएंगे। सर सुन तो लीजिए ना सर, मुझे मालूम है सर, राजधानी पटना में आज बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है। और देखिए झमाझम बारिश का एक दूसरा नतीजा कि एनएमसीएच के आईसीयू वार्ड में मछली तैरती हुई नजर आई और खूब सारी मछलियां तैर रही थी। व्यवस्था हमारी इतनी चाक चौबंद है। तो इस मानसून में जहां बारिश कम हो रही है, जहां 25 जिले के 214 प्रखंड सूखे से प्रभावित हो गए हैं, तो अब जाकर हम तमाम नीति और योजनाओं और सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं सर। तो मानसून तो बीत जाएगा सर जब तक लागू होगा। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जी नहीं सर, मानसून सरकार के पास पहले से भी रोड मैप इसका तैयार है और सरकार उस पर काम कर रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप भी चिंता 1 साल की कर रहे हैं और सुदामा जी भी बैठ के 1 साल की चिंता कर रहे हैं। अभी तो बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी इस भयावह स्थिति जो उत्पन्न होती है प्रकृति के मार से, वह आगे आने वाले दिनों में उसका समुचित उपाय करके हम उसको कैसे माने उसका समाधान ढूंढे, इसकी चिंता कर रहे हैं 13 को। इस साल जो हमको करना है उसका उपाय हम कर चुके हैं। ठीक ठीक सर। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल सरकार के एक कामकाज का एक हिस्सा ये भी है कि 10,000 नलकूप हैं बिहार में, जिसमें से कि 4900 नलकूप ठीक होने का दावा सरकार कर रही है, यानी कि 5100 नलकूप ठीक नहीं है। ये सरकार की ही रिपोर्ट है, सरकार के ही आंकड़े हैं। तो सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है, पहला आप कुछ कहना करेक्ट करना चाहे तो करेक्ट कर दीजिए। जीवेश जी, आप करेक्ट करना चाह रहे करिए। जी जी, केवल 1 मिनट आपका लेंगे संजय जी। 20 महीने की जो सरकार थी महागठबंधन की, ठीक, उसका ऑफिशियल बयान है बजट सत्र के दरमियान जी कि 10,000 में से 2200 कुछ नलकूप चालू हालत में है। ये सरकार का बजट के समय में बयान है। और अगर इस 2 साल में बाकी 3000 नलकूप को चालू कर लिया गया है तो सरकार चिंता की है तब चालू हुई है। ठीक। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मेजर रूप से जो नलकूप खराब हो चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसका पानी का पोजीशन डैमेज हो चुका है, जिसको हम लोग देहात की भाषा में भथना कहते हैं, कि जो भथ चुका है, वैसे नलकूप को छोड़कर बिहार के अंदर सभी नलकूपों को चालू करने का रोड मैप तैयार करके पैसे की स्वीकृति देके पंचायती राज को इसको हस्तगत किया जा रहा है। और इस दिशा में बहुत सारा नलकूप को पंचायती राज को हस्तगत किया जा चुका है। ठीक, हमारी शुभकामनाएं। तो डॉक्टर संजय कुमार, बिहार के 23 जिलों में से 23 जिलों की 48 नदियां सूख चुकी है। ठीक, एक फैक्ट ये। दूसरा, किसान स्वयं अब ये कहने लगे हैं कि हम क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये तो एक जुआ है। फसल उग गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम बर्बाद होते रहेंगे। और सरकार इस बीच बहुत काम भी कर रही है। जीवेश जी बहुत सारे आंकड़े भी हमको गिनाए हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाए, क्योंकि सरकार तो काम कर रही है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। नहीं, इसमें भी 2-3 पक्ष है। जीवेश जी ने एक बात कहा कि नलकूप के क्षेत्र में सरकार ने गंभीरता से काम की है और खास करके जो इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने काफी एक्शन लेकर के इस चीज को किया है। लेकिन दूसरी बात ये नहीं बताए। अब आप कल्पना कीजिए कि 3-4 नलकूप पर एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर की बहाली नहीं हुई। अब एक ऑपरेटर 4 नलकूप को कैसे ऑपरेट करेगा? उसके पास आने जाने का साधन क्या है? साइकिल।
अब एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी है 10 किलोमीटर। अब वो अगर 4 नलकूप 10-10 किलोमीटर की दूरी पर है, अब वो साइकिल से घूम घूम करके चारों नलकूप को कैसे ऑपरेट करेगा, ये बेहतर बता सकते हैं कि भाई ये नलकूप को कैसे वो ऑपरेट करेगा। ठीक, जीवेश आप तैयार रहेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सुन लेते हैं। आप नदियों की बात कर रहे थे। नदियों में आज ही मैं देख रहा था 45% नदियों का पानी अब सिंचाई के लायक भी नहीं रह गया है जी। इतना एसिडिक हो गया है, उसका पीएच वैल्यू इतना गिर गया है कि उन नदियों के पानी से आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं। आपका मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगा। फसल की बात तो छोड़ दीजिए। तीसरी बात, ठीक बात है कि जो नदियां हैं जो बिहार में पेरेनियल रिवर्स बहती हैं, जिसमें सालों भर पानी रहती है, उससे डैम बना करके जो इरिगेशन की व्यवस्था की जो योजना बनाई गई थी कि कैनाल बनाए जाएंगे और कैनाल से खेतों तक सिंचाई की जाएगी। मैं बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, दोनों माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, इनको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। जिस तरह से इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया है, क्या जितना क्यूसेक वाटर उस नहर मिलना चाहिए था, क्या उस तरह से डिजाइन किया गया है? हम और आप दोनों बैठकर कारों पर योजना पर बात किए थे कि इससे औरंगाबाद और गया जिले के किसानों को पानी मिलेगा। अब पता कर लीजिए कि कितना क्यूसेक का डिजाइन किया गया है। जब डिजाइन ही नहीं किया गया, इतना क्यूसेक पानी आपके खेतों को मिलेगा कहां से? ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक बात है कि प्रकृति और प्रकृति के जो उपादान है उसमें आम इंसानों की भूमिका नहीं होती है। उसमें पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता है कि विपक्ष में लोग हैं सुन लेगी और सत्ता पक्ष के लोग नहीं सुनेंगे। जा सकता आपका ग्राउंड वाटर रहेगा, नलकूप से खींचेगा। समरसिबल डाल डाल करके भी किसान अपने खेतों से पानी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पा रहा है पानी, चूंकि ग्राउंड है। जितने आपके तालाब थे भर दिए गए। आहर देखिएगा गांव में कहीं ना कहीं एक तरह से वो शिकार हो ने कहीं ना कहीं से उसको दिया। जो पैन है उसकी उड़ाही नहीं हुई, तो चीजें तो छूट रही है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति जो है अपनी जगह पर, इसी बिहार में प्रकृति 1100 से लेकर के 300 मिलीमीटर बारिश देती थी, और अब जो है 8। वही बगल के झारखंड में देख लीजिए, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वर्षा उनके पास हो रही है, इसलिए कि उनके पास फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, आपके पास फॉरेस्ट एरिया कम है। तो इसके लिए फॉरेस्ट एरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रकृति के साथ आप कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, इसके लिए हम लोगों को पक्ष विपक्ष से बाहर निकल करके हम भी बैठ के समस्या गिनाए, सरकार पर आरोप लगाए, इससे कोई समाधान नहीं है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। बात तो यह है कि समाधान कैसे निकले, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मिसिंग लिंक कहां कहां पर है ये जानना बेहद जरूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मुकेश जी कि हम कहां चूक रहे हैं और दरअसल हम जिन योजनाओं के सहारे चीजों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्या वो सही मायने में समुचित समाधान देगा भी क्या? क्योंकि अभी सुदामा राय जी ने एक अच्छी बात बताई, कदवन डैम का उन्होंने जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि इससे बड़ा समाधान हो सकता था, लेकिन उस दिशा में सरकार मौन है। बिल्कुल संजय जी, पहली बात तो ये बिहार की जो समस्या है, और ये कोई नई समस्या नहीं है, और लगभग बाढ़ की समस्या और सुखाड़ की समस्या बिहार को हर एक दूसरे साल तीसरे साल झेलना पड़ता है। तो जो भी वहां पे सरकारें होती हैं, सरकार हैं, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। और इसके लिए जो नई शुरुआत होती है, नई बात होती है, नई कार्यशाला होती है, नई योजनाएं होती हैं, नई बहस होती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता के बीच से चुन के आए हैं, तो आपको राज्य की बड़ी समस्याएं और अपने क्षेत्र की समस्याओं से आप रूबरू हैं, आप अवगत हैं, क्योंकि आपने एक लंबा राजनीतिक जीवन वहां बिताया है। और अगर आपने बिताया है और जनता की समस्याओं से रूबरू हैं, तो आपको उनकी समस्याओं को, आने वाली समस्याओं को पहले से इंगित कर उसके लिए कार्रवाई करने की जरूरत है, न कि कार्यशाला करने की जरूरत है। दूसरी चीज की आपको ये, अगर बिहार की समस्या है तो बिहार की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है संजय जी। आपकी आबादी अगर 12-13 करोड़ है
और उसका 85% आबादी वो केवल कृषि पर आधारित है और सीमांत और लघु कृषक जो है वो लगभग 85% है। एक 1.5 एकड़ जो है उनकी जमीन है और उसके बाद जो बड़े किसान है जिसका जिक्र हो रहा है वो कहीं ना कहीं बटाई से चल रहा है। तो अगर ये उसकी वो कार्य वहां ऐसा मतलब वहां कृषि का ऐसा कार्य होता है, कृषि की ऐसी स्थिति और इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो तीन चीजों को समझने की जरूरत है संजय जी कि प्री क्राइसिस जो होता है, आप उस सुखाड़ का प्री क्राइसिस मोड क्या है, मिड क्राइसिस मोड क्या है और पोस्ट क्राइसिस मोड क्या होगा। तो अभी तो हम प्री और मिड की बात कर रहे हैं, पोस्ट जरा समझ लें हमारे राजनीतिक जो हमारे लोग हैं कि अगर ये होगा तो सबसे बड़ी बात होगी कि इस राज्य से बड़ा पलायन होगा, लोग गरीब लोग राज्य को छोड़ेंगे और इनकी संख्या नहीं, इनकी संख्या का आंकलन करें। अगर ये 30% होता है तो कहीं ना कहीं ये 30% आबादी जो अगर होती है तो 1.5 से 2 करोड़ आबादी आपकी, मतलब एक हरियाणा, एक पंजाब आपका पलायन करेगा आपके राज्य से। आपके राज्य के ट्रेनों की क्या स्थिति होगी, आपके राज्य के बसों की क्या स्थिति होगी। और चूंकि सुखाड़ का मामला है तो सुखाड़ है तो लाइवली स्टॉक जो है आपका, पशु जो आपका आधार होता है, आप उनकी किसी भी अगर किसान का आय का 2 आधार है तो एक आधार तो संजय जी कृषि है जो खेत से अनाज आता है, कहीं ना कहीं उसके कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन उसकी आय का एक बहुत बड़ा आधार बिहार में पशु है। तो अगर सुखाड़ होगा तो उसको भोजन कहां मिलेगा, उसको चारा कहां मिलेगा, उसकी क्या व्यवस्था है, वो कार्यशाला से नहीं होगा कि कार्यशाला कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि अगर ये आपदा आती है, सुखाड़ आता है, तो जैसा आपने अभी रिपोर्ट दिया है भागलपुर से कि जो है बिचड़े जो है, धान के बिचड़े जो है सूख रहे हैं, धान के पौधे सूख रहे हैं, और अगर सूख रहे हैं तो आपको 12-13 करोड़ आबादी को भोजन खिलाने के लिए कहां से लाना होगा, और भोजन आपको अगर वो होगा तो कहां से आएगा उतना फूड, मतलब ये मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सवाल बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक किताब आई थी इसमें संजय जी, किसी ने लिखी थी, पी साईनाथ साहब ने किताब लिखी थी, एवरीवन लव्स टू हैव ड्राउट। तो वो किताब बड़ी मार्मिक है, उसका ये चित्रण है कि सभी लोग, राजनीतिक लोग, उनको बड़ा आनंद आता है कि हम अपनी समस्या को बता रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, लेकिन उनको सुखाड़ की समस्या नहीं झेलनी है, झेलनी आम जनता को है, झेलनी गरीबों को है। और वो जो झेल रहे हैं उसका अगर, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका दर्द उन्होंने अगर समाहित किया है तो वो कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल आपदामय होते हुए इमरजेंसी के रूप में सारी जो परिस्थितियां जिनको वो जानते हैं उसको लागू करने के लिए बाध्य करेंगे। ठीक, सुदामा जी आपके पास रुक करूंगा। एक रिपोर्ट दिखाए थे आप लोगों को, समस्तीपुर में सूखे के कारण कैसे हालात हैं, एक रिपोर्ट से आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं।
आया है उसी से थोड़ा बहुत पानी ला के अपना माल जाल को पिलाते हैं और पानी पीने के लिए भी दूसरी जगह से लाते हैं, तो खेती कैसे होगा। इससे पहले जो फसल गेहूं का हुआ होगा उसका क्या स्थिति रहा और अभी जो धान होने वाला था उसका क्या हाल है? जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। जो आदमी खर्चा किया है उसको 4 आना अगर हो जाता तो एगो तो जितना लागत लगाया उतना भी ऊपर नहीं हुआ, ना भी ऊपर नहीं हो। समस्तीपुर के किसान इस हालात में काफी निराश हैं। जिन किसानों ने कृषि लोन लेकर पिछले कई वर्षों से खेती की है वे कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं। ब्याज इतना बढ़ गया है कि इसे चुका पाना मुश्किल लग रहा है और इनकी पूरी उम्मीद है कि अब मानसून अगर नहीं आया और लगभग नहीं आया तो अब इनके सामने काफी विकट समस्या आ गई है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार को अब कुछ न कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। सारा समय के लिए समस्तीपुर से रमेश शंकर। पूर्णिया को भी देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्णिया में सूखे को लेकर क्या स्थिति है इसे भी जानने के लिए चलते हैं ग्रामीण इलाकों में। हमने यहां धमदाहा इलाके की जमीनी हालत जानने की कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बार मौसम की बेरुखी को देखते हुए विधानसभा पटल पर एक घोषणा किया है। उन्हें आशंका है, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया है, तो हमें आशंका है कि इस बार बिहार में जबरदस्त सूखा पड़ने के आसार हैं। सुखाड़ के कारण पूर्णिया में खरीफ फसल बर्बाद होती दिख रही है। धान के पौधे पानी की कमी से जलकर मुरझा रहे हैं। किसान इस हालात से हताश हैं। उनका कहना है कि ऐसा सुखाड़ उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब अदरा नक्षत्र बिना बरसात के बीत रहा है। किसान हैरान हैं कि वे करें तो आखिर क्या करें। 1 एकड़ में बोरिंग से पटवन करने में 21 घंटे लग रहे हैं। यानी साफ है कि भूमि गर्म है, उस पर ये उम्मीद भी नहीं है कि फसल होगी या नहीं होगी। नक्षत्र में जो आगमन होता था कुछ न कुछ पानी पड़ता था, लेकिन इस बार आर्द्रा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें पानी नहीं है। जो गिराया गया है बिचरा इतना सूख रहा है कि उसका वर्णन नहीं है। कौन चीज किसान रोपा करेगा? धान का फसल कैसे होगा, कहाँ से होगा? जमीन में जो है उर्वरा शक्ति लगता है किरकिर के ऐसा जमीन हो गया, इतना बंजर हो गया जमीन। दूसरी तरफ कृषि विभाग भी इस बात से सहमत है कि पूरे इलाके में सूखा पड़ा है। बरसात है नहीं, सूर्य की तपिश कम नहीं हो रही है। किसानों को रियायती दर पर विभाग द्वारा सिंचाई हेतु सब्सिडी दी जा रही है, फिर भी किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। वो फसल लगाने से डर रहे हैं। सरकार को ऐसे में चाहिए, जब सरकार खुद समझ रही है कि यह आपदा का घड़ी है, सुखाड़ का घड़ी है, तो किसानों का खूब मदद करे ताकि किसान अपने पैरों पे खड़ा रह सके। पूर्णिया से सारा समय के लिए राजेश शर्मा। कई और इलाकों की रिपोर्ट हमारे पास है, हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। तो सुदामा जी, क्या माना जाए, ऊपर वाले का कहर तो हर साल हम आप झेल ही रहे हैं, खासकर जहां तक बारिश का सवाल है। तो इसीलिए जल संचयन एक बड़ा मामला है और ऐसे में नीतियां और हमारी सामाजिक सोच दोनों किस दिशा की ओर जा रही है, क्योंकि सरकार यदि कहीं चूक कर रही है तो समाज भी कोई खास पहल नहीं कर रहा है। सरकार तो लोग इसीलिए बनाते हैं कि उनकी हर समस्या का वो समाधान खोजें और उस पर कार्रवाई करें। दरअसल राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियां जो है आजादी के बाद वो कॉरपोरेट परस्त रही हैं, इसीलिए कॉरपोरेट घराने मालोमाल हो रहे हैं। हर तिमाही में उनका 10,000 करोड़ का फायदा होता है और किसान जो है दाने दाने को मोहताज है। खेती घाटे में जा रही है, इसीलिए बिहार में लोग खेती बटाई पर लगा रहे हैं जो भूस्वामी हैं। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे हैं डीजल सब्सिडी का, फसल क्षति मुआवजा का, ये बटाईदार किसानों को नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है भूस्वामियों को जिनके पास जमीन का कागज है। ये तो आपने पहले ही बता दिया। बटाईदार किसान हमारा समाधान और चलना है सर। बिहार की खेती को आगे बढ़ाते हैं, सोचने वाली बात है। नहीं सर, मैं ये बात, हाँ, समाधान हमारा ये है जी, अस्थायी समाधान कदवन डैम का निर्माण। बिहार में जितनी छोटी नदियां हैं सब में बांध
और जितने लघु सिंचाई के संसाधन है, आहर, पोखर, पैन, उनको सख्ती से खाली कराना, उनको पुनर्जीवित करना और सरकारी नलकूपों को युद्ध स्तर पर चालू कराना, ये 24 घंटे का काम है। मैं फिर एक बार इस बात को दोहराता हूं कि ये जिस समय सुखाड़ पड़ जाए उस समय वही बात हो जाएगी कि द्वार पर बारात लगा है और बारातियों को खिलाने के लिए आपको कोहना जो है रोक रहे हैं। समझ गए सर जिवेश जी? ये अस्थायी समाधान की ओर सरकार क्यों नहीं चलना 24 चाहती घंटे है? चलने वाला प्रयास है। ये सिर्फ अकाल जवाब ले लेते हैं कर लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक ही उन्होंने कहा कि ये चिंतन करने की जरूरत नहीं, अभी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब खुदा न करे कि कोई इस समय माने अकाल की भुखमरी की स्थिति पैदा हो, लेकिन हमारा देश तो उसी दिशा में जा रहा है। किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अगर ये कह रहे हैं कि हमारी खेती जो है वो जुआ हो गई है, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सरकारों से कोई उम्मीद नहीं। चुनाव के टाइम में तरह तरह के नारे उछाल करके ये लोग केंद्र में, राज्य में सरकार बनाते हैं और इसके बाद लगता है कि भाई हम जवाब तो ले लूं, शादी हो गई है, क्या कीजिएगा? जवाब अब तो हम वोट ले लिए, सरकार बना लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कहां जाएंगे? सवाल तो हम लोग पूछेंगे, जवाब भी वो देंगे ही। तो डैम बनना चाहिए, छोटे छोटे बांध भी बनने की आवश्यकता है और यह स्थायी समाधान की ओर चलने वाला एकमात्र विकल्प रह गया, ऐसा सुदामा जी कह रहे हैं। तो फिर सरकार इस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोच रही है सर जिवेश जी? देखिए, पहला प्रश्न तो आप इतना लंबा जवाब लेते हैं संजय जी, जो कई प्रश्न उसमें उलझ जाते हैं। छोटा छोटा प्रश्नों और छोटा जवाब आवे, जैसे आदरणीय मुकेश कुमार सिंह जी ने विषय रखा कि कार्यशाला से कुछ नहीं होता है, कार्य कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा ना। सरकार चिंतित है, सरकार बजट में भी प्रावधान किया है और सुदामा जी जिस बात को कह रहे थे, चिंतन करने से, सुझाव लेने से ही जो समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान निकल करके आएगा। और सरकार बैठी हुई नहीं है, जिम्मेदार सरकार बिहार को चला रही है और निश्चित रूप से किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। सुदामा जी अभी ज्ञान बांट रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जब बिहार पर राज किया है उस समय किसानों की आमदनी 5 गुनी 10 गुनी थी, जो अब घट के कम हो गई है? इनको जवाब देना चाहिए। और क्या ये सरकार किसान विरोधी 5-10 वर्षों में नीति बना दी, किसानों की हालत ऐसी हो गई? किसान की हालत, किसान के लिए पहली बार इस देश में वर्तमान एनडीए की सरकार सोच रही है, चाहे एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे उनकी आमदनी दुगुनी करनी हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाना हो, चाहे भूगर्भ जल को बड़ा आसानी से कह दिए कि नलकूप ठीक हो जाएगा तो पटवन हो जाएगी। अरे नलकूप तो जमीन का सीना चीर के ही पानी निकालेगा ना, तो जमीन के सीने में पानी रहना जरूरी है ना। नीतीश कुमार जी इसकी चिंता कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहे हैं, न कि यहां कार्यशाला के अंदर इस पर भी विचार होगा, अपने अपने सुझाव आएंगे। हम लोग जिस क्षेत्र का, सुदामा जी भी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से सुझाव देंगे किस डैम को बनाना है और सरकार उस दिशा में क्या काम करेगी। सरकार कृत संकल्पित है। सुझाव केवल बैठकर ज्ञान बांट देने से किसानों की स्थिति में बदलाव नहीं हो जाएगा। इनको भी मौका मिला, क्या किए? आज राजनीतिक विश्लेषक कोई भी सज्जन है अपनी बात रख रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम भी कर रही है। और संजय जी, बड़ी ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी देख लीजिए पिछले 10-15 वर्षों में बिहार के अंदर किसानों के हित में क्या क्या काम हुआ है। पहले ये क्या देते थे सुखाड़ में, कितनी राशि मिलती थी किसानों की? बाढ़ पहले भी आया है, बाढ़ के समय किसानों को क्या मरहम लगाने का काम इनकी सरकारों ने किया है पहले, इस पर भी विचार करना चाहिए। केवल आकर उल्टी सीधी बात बोल देने से, चैनल पे आके और सदन में आके, इससे किसानों की स्थिति का में सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी सही कदम उठा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी दल के लोगों को, सभी अपने पदाधिकारियों को बिठा करके कि वह कौन छोटा छोटा सा काम है जिसके कारण हम जमीन के नीचे पानी रीस्टोर कर सके, जो वर्तमान जो समस्या है उसका परमानेंट समाधान निकाल सके। जिवेश जी, हम हर मेहमान से जब जवाब, और आदरणीय डॉक्टर संजय जी कह रहे थे, सर आदरणीय डॉक्टर संजय जी कह रहे थे
कि ऑपरेटर एक है, साइकिल से जाता है और 2 ट्यूबवेल पर एक ऑपरेटर है। माफ करिएगा, अभी बिहार के अंदर 10,000 ट्यूबवेल पर 2,2200 ऑपरेटर भी नहीं है। जो रिटायर किए वो चले गए, नए ऑपरेटर की बहाली नहीं हुई है। कौन करेगा? सरकार नीतिगत फैसला ली है कि ऑपरेटर के माध्यम से नलकूप हमको चलाना भी नहीं है। ऑपरेटर भी कई जगह नलकूप को नहीं चलने देते हैं, ब्रेक डाउन करके घर चले जाते थे। सब पर चिंता करके सरकार उसका निचोड़ निकाली है। ठीक सर। और इसको हम जनता के द्वारा ही पंचायती राज के माध्यम से सभी नलकूप को ठीक करके सुचारू रूप से चलाने का काम करने जा रहे हैं। ठीक। जीवेश जी, आपकी पूरी बात हमने तसल्ली से सुनी। यही काम मैं बाकी मेहमानों के साथ भी करता हूं। ये सबकी बात को मैं सुनना चाहता हूं पहले, और तब मैं जवाब मांगता हूं। जी जी। तो इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आधी अधूरी बात से यदि हम बीच में हाईजैक करके यदि कहीं और जाएं तो आपको भी उतना ही बुरा लगेगा। तो आपकी पूरी बात हमने इसीलिए, सबकी पूरी बात इसीलिए मैं सुनता हूं ताकि आपको भी जवाब देने में आसानी हो। खैर, हम आगे चले डॉक्टर संजय कुमार, उससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट हमने मंगाई है तो आप लोग जरा गौर जरूर कीजिएगा। अब जरा गोपालगंज चलते हैं। कई नदियां होने के बावजूद यहां सुखाड़ है, किसान मायूस। गोपालगंज की प्रमुख दाहा, झरई नदियां जो गंडक से निकलकर गोपालगंज शहर होते हुए डुमरिया में मिल जाती है, ये नदियां पहले ही सूख चुकी हैं और इन नदियों का अतिक्रमण भी कर लिया गया है। यही हाल जिले के सैकड़ों तालाब और कुएं का है। यहाँ भी अतिक्रमण दिख रहा है। कुएं को भरकर उस पर मकान का निर्माण कर लिया गया। किसानों के मुताबिक नहरों में पानी रहना चाहिए, लेकिन वे भी नदियों के सूखने और बारिश नहीं होने से सूख गए हैं। किसानों को धान के बिचड़ा के पटवन के लिए मानसून की बारिश का इंतजार है। किसान डीजल पंपिंग सेट का सहारा ले रहे हैं। किसानों के मुताबिक वे 10 से 20 हजार रुपए खर्च कर धान का बिचड़ा तो लगा रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से उनकी फसल सूख गई है। सरकार किसानों को डीजल अनुदान से लेकर हर तरह की सुविधाओं की घोषणा करती है, लेकिन वह भी सिर्फ कागजों पर ही है। इसकी वजह से किसानों के हालात खराब हैं। बारिश होता नहीं है, फसल सुखत है, सब बारिश भय, लेकिन बारिश कामयाब नहीं है भाई। पंपिंग सेट से कितना डीजल लगाओ या कितना पेट्रोल को लिया, न नहर के पानी आ रहा है न बारिश हो रहा है। हमारा पूरा सिंचाई एकदम सब खराब हो रहा है। जितना खेती है, जितना पैसा कौड़ी लगाते हैं, सब नष्ट तस हो जाता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पिछले महीने जिले में सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा बिहार सुखाड़ से जूझ रहा है। औसत वर्षा काफी कम हुई है। प्रदेश के 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें गोपालगंज जिले के भी 14 प्रखंड शामिल हैं। सुशील मोदी ने कहा कि गोपालगंज के 67,000 किसानों के खाते में 26 करोड़ 67 लाख रुपए और बिहार के 14 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 925 करोड़ रुपए कृषि इनपुट अनुदान के रूप में भेजे गए हैं। 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और जिसमें गोपालगंज जिले के भी 14 प्रखंड शामिल थे और कुल मिलाकर 14 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 925 करोड़ रुपया कृषि इनपुट अनुदान के रूप में और डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। बहरहाल सरकार के दावे जो भी हों, लेकिन सूखे से किसान से लेकर हर तबका जूझ रहा है। सहारा समय के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव। नालंदा की ओर चलते हैं, जहां राजगीर, यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। गर्म कुंड सूख रहे हैं, जलस्तर बेहद नीचे चला गया है। सरकार ने ठोस पहल नहीं की तो यहां स्थिति और भी चिंताजनक हो जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में जाड़े के दिनों में भारत के साथ साथ कई विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं, लेकिन आजकल गर्मकुंड पर मानसून का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो राजगीर में कई ऐसे विकास के काम हैं जिसमें गर्मकुंड के आसपास बोरिंग करवाई जा रही है, लेकिन गर्मकुंड का वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और गर्म जल की अमृत धाराएं भी बंद हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गर्मकुंड के पास ही पांडु पोखर का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह पांडु पोखर भी सूखने के कगार पर है। दरअसल इस संकट से निपटने के लिए राजगीर के आसपास के घने जंगल की अवैध तरीके से हो रही कटाई को रोकना होगा। राजगीर कुंड के पास कई ऐसे तालाब हैं जिनमें खुदाई की जरूरत है। अगर इस बार अच्छी बारिश नहीं होती है तो गर्मकुंड का जलस्तर और भी नीचे चला जाएगा। अगर आने वाले दिनों में सरकार गंभीर नहीं होती है, इस पर्यटन स्थल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सहारा समय के लिए नालंदा से ऋषिकेश। भूगर्भ जलस्तर के रिचार्ज नहीं होने से स्थिति भयावह हो रही है। हालात ये हैं कि राज्य के 23 जिलों में से 19 जलाशय सूख चुके हैं। कुछ में पानी है तो महज 19.82%। कुछ नाम हम आपको बताएं तो बांका के चंदन जलाशय में लगभग 12%, कैमूर के दुर्गावती जलाशय में लगभग 20%, कैमूर के कोहिरा जलाशय में मात्र 5%, मुंगेर के खड़गपुर झील में करीब 8% पानी है। मुंगेर के जलकुंड, बांका के विलासी, लखीसराय के मोरवे, जमुई के नागी, नकटी, अमृति, श्रीखंडी, दरही और कैलाश घाटी, औरंगाबाद के बटाने, जबकि नवादा के ताराकोल, पुरैनी, कोल महादेव और फुलवरिया के जलाशय पूरी तरह सूख चुके हैं। हम सूखे की बात कर रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर संजय कुमार, बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो भी अब तक के सरकार के काम करने के तौर तरीके रहे, क्या किसान की चिंता की लकीरों को वो मिटा पाने में सक्षम दिख रही है? नहीं, चूंकि मैं तो गांव से आता हूं और गांव की मेड़ों पर घुमा हूं, गांव के खेतों में खास करके जब फसल लगाई जाती है, फसल काटी जाती है, मैं रहा हूं। गांव के साथ आज भी मेरे रिश्ते हैं, मैं आते जाते रहा हूं। जो व्यवहारिक समस्या है, व्यवहारिक समस्या को समझना होगा और सरकार से सवाल होंगे। ठीक है, विज्ञान बहुत विकसित हो रहा है, कोई 5G आया है अभी, और उस 5G के तहत पटना से बैठ के सब कुछ कोऑपरेट कर दिया जाए तो अच्छी बात है, विज्ञान है, सब कुछ चीजें तय हो जाएगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही है, वो ट्रेडिशनल में आपको थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना होगा। जैसे अभी एक छोटा सा आप ही रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि राजगीर के जो स्रोत है गर्म जल का या जिसके भी, वो स्रोत का छोटा सा एक विज्ञान मैं बताता हूं कि उसके आसपास पहाड़ों के नजदीक बहुत सारे तालाब थे, वो झील थे, और वो तालाब में वर्षा के दिनों में जब बारिश होती थी तो वो पानी संग्रहित होते थे और वही पानी धीरे धीरे करके कुंड से, चूंकि सल्फर वगैरह का बीच में पहाड़ था, गर्म उससे इलाके से होकर गुजरता था, वो पानी निकलते रहता था। किसी न किसी कारण से अगर उन तालाबों की, उन झरनों की सफाई नहीं हो पाई, धीरे धीरे करके वो भरते गए, तो जो पानी का जो स्टोरेज का पार्ट था वो खत्म होते गया और स्वाभाविक है कि अब कुंड में पानी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुदामा जी कह रहे थे डैम कोई समस्या का समाधान नहीं है, वह एक पर्यावरण का मामला है, एनजीटी फिर वहां भी आ जाएगा। आप नदियों में पानी रहेगा तब तो डैम बनाएंगे, पानी भी कम है, और अगर नदियों की अविरलता की बात कहिएगा, आप डैम बना करके पानी ले लेंगे, आगे वाला राज्य कहेगा आपने साहब डैम कैसे बना दिया। गंगा की स्थिति को हम लोग झेल रहे हैं, यही उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश में 50 डैम बना गए, बिहार के गंगा में जो 450 किलोमीटर बहती है कितना पानी आ रहा है हम लोग समझ रहे हैं। वो तो सोन का पानी थोड़ा मिलता है कि इसकी ताकत थोड़ी बढ़ती है। तो डैम आपका कोई समाधान नहीं है, समाधान है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। आज मैंने अखबार में देखा, अच्छी चीज लगी मुझे
कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने या जहां गए पटना के डीएम ने कहा कि 2014 के बाद जो भी मकान बने हैं सबके ऊपर अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग का या वाटर को स्टोरेज करने का अगर ऊपर में छत पर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे मकानों को हम लोग नक्शा पास नहीं कराएंगे। ठीक है, थोड़ा देर से ही सही शुरुआत तो हुई, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज तो आपको करना पड़ेगा। अब प्री मानसून रेन बहुत कम हुआ, यहीं पर मैं समाज की पहल की बात कर रहा था। मानसून रेन भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, मुश्किल कहां पर है? हम हर चीज सरकार के भरोसे चलते हैं तो सूखे की मार हमें ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को एक व्यवस्था माकूल देने की आवश्यकता है जहां सरकार से चूक हो रही है, लेकिन हम समाज के लोग भी क्या कर रहे हैं? वर्षा का जल जो भी आ रहा है, हम उसे संरक्षित करें अपने अपने स्तर पर, बिल्कुल जो हम कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए बहुत मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। सुदामा जी। तो सबसे पहले अगर आप जल संकट पर चिंता कर रहे हैं तो इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि जल का लेयर क्यों भाग रहा है सर। इसलिए कि बारिश जितनी हो रही थी बिहार में उतनी नहीं हो रही है। ये बारिश क्यों नहीं हो रही है? अभी आपने जिक्र किया नालंदा का, राजगीर का, कि जंगल की कटाई हो रही है। बिल्कुल, वन क्षेत्र आपका एकदम कब गया। तो जंगल की कटाई भी एक बहुत बड़ा वजह है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर है सुदामा जी, क्योंकि इसको हम अपनी चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे, समय की पाबंदी है। लेकिन कट टू कट में चले, लेकिन देखिए कट टू कट में चले, जो कदवन जलाशय है जी, हाँ कदवन जलाशय बता दीजिए, कंप्लीट कीजिए। उसकी माने उसके निर्माण से किसको क्या विरोध हो सकता है? हर साल जो है 11 लाख से 13 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी का बेकार बह जाता है नीचे, गंगा से नीचे। किस राज्य को इस पर आपत्ति होगी? चलिए अब उस डिटेल को तो समझेंगे, समझौता हुआ था सोन नदी के जल के बंटवारे को लेकर। एक्चुअल फैक्टर्स सरकार उस पर चिंतित नहीं है, हमारे हिस्से का पानी हमको मिलना चाहिए। ठीक है साहब, ठीक है। जिवेश जी, दरअसल कॉन्क्रीट वे में एक लास्ट कमेंट आपका हम लेंगे, छोटा सा दे दीजिएगा कि सरकार को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स, वाकई आप लोग सर्वदलीय बैठक कर ही रहे हैं, सबका सुझाव आप लोग लेंगे भी, क्या वाकई सही मायने में सही तौर तरीके क्या होंगे? पहला, और सरकार की तरफ से। दूसरा कि सोसाइटी में जो सिटीजन है हमारे, जिनकी अपनी भी एक पहल होने की आवश्यकता है, उस ओर भी एक अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे एक छोटे से कदम से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने कहा ना, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के दिन में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने की, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने का। उसके माध्यम से ही हम भूगर्भ जल संरक्षण कर सकते हैं। सरकार को जो करना है, सरकार ने पूरा रोड मैप बनाया है और उस दिशा में ईमानदार प्रयास कर रही है और करने। हमारी शुभकामना आपको। मुकेश जी, और लास्ट कमेंट। दरअसल बिहार की स्थिति हम हर तरफ वही देख रहे हैं जो हम तस्वीरों के जरिए हम महसूस कर। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि आपने प्राथमिकता क्या तय की है, और पहले भी तय की है, क्योंकि बिहार के पास कृषि रोड मैप की अवधारणा बहुत पहले 2008 में आ चुकी थी। तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पंचायतों के माध्यम से चेक डैम्स और जो तालाब हैं उसका निर्माण करने की पहल करनी चाहिए। कंक्रीट रोड जो है प्रायोरिटी में है, तो गांव में जाएंगे तो हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में कंक्रीट रोड आ गए। पैसे जो आ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। प्राथमिकता के स्तर पे, दो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। वहां हर एक पंचायत में एक नियत मात्रा में जो है वो पेड़ लगाने की बात होनी चाहिए। और दो चीजें, चेक डैम्स जो भी हैं, क्योंकि साउथ के इलाके में काफी चेक डैम्स बन सकते हैं, जिससे भू संरक्षण और जल संरक्षण दोनों हो सकता है। और तालाब बनाने के लिए स्पेशल प्रायोरिटी पे आपको पैकेज देना चाहिए। तीसरी चीज कि इस पूरे एथी में बैंकों की बहुत अहम भूमिका है कि जो जिस भुखमरी को, जो जिस स्थिति को, भयावहता को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 8 करोड़ की आबादी को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सुदामा जी आपका, बहुत धन्यवाद जिवेश जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। विपक्ष हंगामा करता है, अच्छी बात है, विपक्ष हंगामा कर सकता है। यदि कुछ गलत लगता है तो विरोध करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, सरकार को जो काम करना है सरकार कर रही है, लेकिन नतीजा हमारे सामने है, इसलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसमें समाज की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम दरअसल एक मेजर पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इन कारणों से बिहार को सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। थोड़ा थोड़ा योगदान करना भी आवश्यक है। सरकार वाकई सिर्फ रूटीन वे में फॉलो करती रही है, इसलिए सूखे के नाम पर हम कुदरत को कोसते रहते हैं।
विश्वास मानिए कल कुदरत शायद और भयावह रूप दिखाए, लेकिन आज यदि हम संरक्षण की ओर चलेंगे तो कल हमारा ही जीवन समृद्ध होगा। नमस्कार।